फ्रेंड्स, वेलकम टू भारद्वाज सिविल सर्विसेज। भारद्वाज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर किए थे और फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वही उसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि कल हमारा आधा ही हुआ था और आधा आज हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट तक देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग हाइलाइटर ले लेते हैं। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, 1853 के चार्टर एक्ट से लेकर 1947 तक यानी भारत को आज़ाद ही करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हम प्रियम्बल में चलेंगे। आप कहेंगे कि कुछ चैप्टर बीच में रह जाती हैं, जैसे संविधान की विशेषता, ठीक है, संविधान का निर्माण, ठीक है, वो ज़रूरी है, मुझे भी पता है ज़रूरी है, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। उससे पहले इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक और चैप्टर्स हैं उनको सीरियल वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। एक मिनट, 1853 का चार्टर एक्ट। ओके, और याद रखिएगा 1853 का जो चार्टर एक्ट था यह अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, इससे पहले 1773 में जब पहली बार चार्टर एक्ट की मतलब चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट था, तो एक्ट की शुरुआत जब हुई उसके बाद 1853 यह मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, यहीं तक रहती है, इसी एक्ट तक रहती है। 1858 में ये समाप्त हो जाती है। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या खास था। ठीक है, इसमें है सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ कर दी गई। अब देखिए क्या होता है कि 1833 के चार्टर एक्ट में आप सभी ने देखा था कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ करने की बात की गई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मतलब नामंजूरी या आप यूँ कह लें कि उसके विरोध के कारण उसको समाप्त कर दिया गया, ये इवन कभी लागू ही नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसको लागू कर दिया गया। तो होता क्या है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा मैकाले समिति बनाई जाती है। ठीक है, उस समिति का नाम होता है मैकाले समिति। मैकाले समिति 1854 में बनाई जाती है और उसी के सिफारिश पर सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या था। गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग कर दिए गए। अब आप सोचो कि किसी भी, और इसमें क्या होता है आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अलग कर दिए गए। ठीक है, परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये बस अलग अलग क्या होता था कि बस इनको शासन करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्षेत्र विस्तृत करने के लिए, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए बस नई नई तरकीब देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनकी तरकीबें क्या थी। तो इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासन कार्य अलग कर दिए। अब हुआ क्या कि भैया देखो, आपके अंदर जो टोटल यानी जितने भी पावर हैं, जैसे सैन्य पावर वगैरह जो आपके पास हैं, तो उसके साथ साथ आपके पास विधायी पावर भी हो गया, आप कानून रूल भी बना सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पावर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आपको मिल गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े जाते हैं। जैसे अभी आप देखो कि कानून बनाने वाले जो यानी एमपीज हैं, ठीक है, और उसके बाद राज्यसभा है, राज्यसभा मतलब राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर एमपी ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, जैसे कि विधानसभा है और विधान परिषद। विधान परिषद कुछ ही स्टेट में है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए। अब कैसे, यही यही केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज इसका जो राज्यसभा है ना, सेम लाइक यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसमें 6 मेंबर ऐड किए गए। ठीक है, और 6 मेंबर की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो किसी भी कंपनी में अगर 2 उसका ब्रांच बना देते हो तो उसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसने 6 और मेंबर जोड़ लिए अपनी सहायता के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या होता है कि पहली बार देखो, पहली बार वाला सिस्टम जब भी आए ना, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ने इस चीज़ पर बहुत फोकस करती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। अब इससे पहले क्या होता था कि इन लोग अपने काम में कभी भी इंडियंस को शामिल ही नहीं करते थे। ये मानते थे कि ठीक है, नहीं मतलब
अयोग्य हैं, इनके पास योग्यता नहीं है, ये समझदार नहीं है, मतलब इनको अपने से नीचा हमेशा दिखाने के लिए ये क्या करते थे कि अपने साथ कभी इनको शामिल ही नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद जो ये बनी ना, इसमें से क्या हुआ कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। स्थानीय प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है कि स्थानीय लोगों को अपने यानी इस विधान परिषद में ले लेना। स्थानीय लोग जो इंडियंस थे उसमें से, तो वो भी देखना नामचीन लोग ही होंगे। नामचीन लोग मीन्स आपको मैं यूँ बता दूँ कि जो अंग्रेज़ के हिमायती थे, ठीक है, वही लोग आएंगे इसमें भी। तो होता क्या है कि 6 में से 4 मेंबर जो होता है मद्रास, बम्बई, आगरा और बंगाल से ये आते हैं मनोनीत होकर याद रखिएगा, ये चारों मनोनीत होकर आते हैं। चुनाव मैंने लिख दिया, इसको आप काट दीजिए, ठीक है, मैंने चुनाव समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये 4 आते हैं मनोनीत होकर, किसके द्वारा? प्रांतीय सरकार द्वारा, यानी वहाँ के गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर जनरल द्वारा, ठीक है, यानी प्रांतीय सरकार वहाँ पे जो भी रूल कर रहे हैं उनके द्वारा वो मनोनीत होकर आएंगे, ठीक है। अब मनोनीत कौन होगा? अब वो लोग किसको मनोनीत करेंगे बताओ ना? गांव के किसी भी, ऐसे तो है नहीं कि किसी एक मेंबर को, या मान लो शहर के किसी एक मेंबर, ठीक है भाई समझदार है, अच्छा नॉलेज रखता है, इसको उठा के रख लेते, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उस समय भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या किए? नहीं, बाइकआउट किए। इन्होंने उसको इसमें शामिल किया जो इनके सपोर्टर थे, ठीक है, इनके सपोर्टिव जो भी पर्सनालिटी थी, इनको इन्होंने अपने साथ ले लिया, ठीक है, ताकि इससे इनका क्या हुआ? इससे इनका 2 फायदा हुआ। 2 फायदा कैसे हुआ सो बताता हूँ। देखो, एक तो इंडियंस के मन में जो विद्रोह की भावना पनप रही थी, जिसका रिजल्ट आप देखते हैं 1857 की क्रांति में, तो यह भावना जो पनप रही थी, इससे इनको लगा कि भाई स्थानीय प्रतिनिधित्व तो दे देंगे तो लोगों को क्या होगा कि एक मतलब दिलासा तो दे सकते हैं ना कि हाँ ठीक है, चलो देखो हम तुम लोग को भी अपने साथ ला रहे हैं, यानी हम तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जबकि ये चलने वाला था नहीं, क्योंकि इस अधिनियम में ही एक और टॉपिक ऐड करना है, इसमें तो ऐड नहीं है लेकिन आप कर लेना। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था इस अधिनियम में कि किसी भी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो सकती है, जबकि टाइम फिक्स नहीं था कि इस डेट को या इस टाइम को समाप्त होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये ऐसा लिखा हुआ था कि किसी भी वक्त उसको समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो इसका परिणाम आप देखते ही हैं, होता है क्या, एक मौका चाहिए होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक मौका मिलती है और उसके बाद सोचती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अब बहुत कमा लिया, अब हमें भी कुछ लूटने दो, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको देख लिया, ठीक है। तो इसमें सारे, देखो मैंने जितने भी इनपुट किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। प्रीवियस क्वेश्चन में ये आए हुए क्वेश्चन है इसमें से, और आगे भी जो भी एग्जाम होगा आप मैच करते रहना कि क्या आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो आपकी गलती की वजह से छूट रहा होगा। क्यों? क्योंकि या तो मैंने पढ़ाया कम है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और सब कुछ टीचर ही आपके लिए कर दे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा सहयोग ही आगे बढ़ सकता है, और ऐसा उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आपके लिए मैं सब कुछ कर दूं, आपको मैं नोट्स दे रहा हूं तो आपको करना क्या है, बस उसको प्रिंट करवाना है और अपना करते जाना है, ठीक है। आप रेगुलर बने रहो, आप देखना आपका सिलेबस मतलब 0 से लेकर हीरो तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन आगे आप देखते हैं 1858। देखो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, यहाँ से भारत शासन अधिनियम शुरू होता है, यानी यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है, और यहाँ से ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश के महारानी या वहाँ की महारानी ही थी उस टाइम, ब्रिटिश की महारानी के हाथ में यहाँ का शासन चला जाता है, यानी ट्रांसफर हो जाता है। तो होता क्या है कि इस अधिनियम को भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी फेमस कर दिया जाता है, ऐसा वो लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या किस हिसाब से ये भारत के लिए अच्छा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अब ऐसा ये कर क्यों रहे हैं भाई, इतने दिलदार कैसे बन रहे हैं, सो देखो बताता हूँ क्यों। देखो हुआ क्या कि 1800 तुरंत में क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। 1857 की क्रांति में मतलब विद्रोह बहुत अपर लेवल का हुआ था। अगर उसमें कोई भी एक सुयोग्य नेता होता तो यह अंग्रेज हमेशा के लिए इसमें हार जाते, लेकिन हुआ क्या सो आपको बताता हूँ। देखिए, सुयोग्य नेता नहीं थे, ठीक है, वो तो अपन मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे बढ़िया से, यहाँ पे डिस्कस करने लग जाऊंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। देखिए, सुयोग्य नेता नहीं थे, इसका
और अशिक्षा थी, बड़े बड़े जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े जो शासक थे, ये भी मतलब जो विद्रोही थे उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत सारे जमींदार लोग ऐसा भी था या बड़े बड़े लोग अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि इनका इंडियंस का सपोर्ट तो छोड़ दो, यानी विरोध कर रहे थे इनका। ठीक है, तो आप आगे देखिए तो हुआ क्या, तो विरोधपंथी जिसका विस्फोट तो आपको देखने को मिला ही उसमें, लेकिन लास्ट में विरोध असफल तो पूर्ण तरह से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसका परिणाम कुछ अच्छा ही रहा। देखिए उसी का परिणाम, उसी का रिफ्लेक्शन 1858 में आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब हम कोई अच्छा एक्शन नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि भारतीय रियासत तो जल्दी ही हमारे हाथ से निकल लेगी। अब जबकि इंडिया सोने की चिड़िया थी तो कोई भी क्यों चाहे कि हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर जनरल जो पोस्ट, भारत का गवर्नर जनरल जो पोस्ट जो बना हुआ था, सबसे फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1773 में। उसके बाद 1833 में क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है और 1858 में क्या होता है, देखिए गवर्नर जनरल वायसराय में चेंज हो जाता है। अब गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, अब गवर्नर जनरल का नाम वायसराय हो गया। ठीक है, और वायसराय को क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में ला दिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वहाँ है, लेकिन वहाँ मतलब अपने एजेंट के रूप में यहाँ एक इंडिया में एक वायसराय होगा जो उनके पूरे कंट्रोल में होगा और उनके हिसाब से पूरा बिजनेस रन करेगा या अब यहाँ की जो भी पॉलिसी है उसको रन करेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं इस अधिनियम में और क्या हुआ। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों पोस्ट को समाप्त कर दिया इन्होंने और भारत सचिव पोस्ट लाया। अब इन्होंने क्या किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अलग अलग पोस्ट थे, इनको क्या किया, इन्होंने समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसको एक ही पोस्ट बना दिया, भारत सचिव का पोस्ट। ठीक है, इनका नाम भारत सचिव हो गया। अब भारत सचिव की सहायता के लिए फिर इन्होंने क्या किया, 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन कर दिया। ठीक है, अब बताइए 15 मेंबर एक कमेटी में क्यों, इनके सपोर्ट के लिए क्यों जरूरी इसलिए था क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों दो थे, तो उसमें इतने सारे मेंबर थे, तो जब दोनों को मिलाकर यानी मिक्स करके एक में कर दिया गया, तो इनमें यानी इनकी सहायता के लिए तो भाई साहब काम भी तो बढ़ गया ना इनका। ठीक है, तो काम बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, तो इनके इसी पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया जो भारत सचिव की सहायता करेगी किसी भी चीज़ में। मान लो ना, जैसे कि प्रशासनिक में या विधायी में अगर इनका सपोर्ट करने के लिए हैं तो यही 15 सदस्यीय परिषद करेंगे। और इस 15 सदस्यीय परिषद में कोई इंडियंस अभी नहीं है, इंडियंस आएंगे, अभी देखो अगले में आते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अपने तक आता 1861 का। देखो, तो पहले तो 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया था। अब क्या होता है, पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय शामिल होते हैं। ठीक है, पहली बार क्या होता है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब भारतीय शामिल होते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं सो बताता हूँ। पटियाला के राजा, बनारस के महाराजा और सर दिनकर राव। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये जो तीनों शामिल किए गए, ऐसा क्यों, मतलब कोई पढ़े लिखे लोग भी हो सकते थे ना, और भी लोग भी तो थे, लेकिन अब देखो बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, तो जो राजा महाराजा हैं उनको गांव की प्रॉब्लम के बारे में क्या पता है, या मान लो जो शहर में ही रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में उनको क्या पता। प्रजा के प्रॉब्लम के बारे में प्रजा से बेस्ट राजा कभी नहीं जान सकता, क्योंकि प्रजा के बीच में पूरी जिंदगी काटता है और राजा प्रजा के बीच में अपनी ज़िंदगी का कुछ पल काटता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पटियाला के राजा, बनारस के महाराजा और सर दिनकर राव को इन्होंने शामिल कर लिया। ठीक है, और ये इन्हीं तीनों को शामिल क्यों किया, क्योंकि ये तीनों अंग्रेजों के हिमायती थे। तो इससे इनका दो फायदा हुआ, एक तो भारतीयों के मुंह बंद करने के लिए इनके पास एक जवाब हुआ कि देखिए हम कानून बनाने की प्रक्रिया में आप इन तीनों को हम शामिल कर लिए हैं और जो भी कानून बनेगी इन तीनों का इसमें मतलब सहयोग होगा।
ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब ये तो रहते हैं हिमायती, अब हिमायती तो अब इनकी वजह से क्या होता है, अंग्रेज कोई भी कानून बना सकते हैं ना यार, तो अब ये क्या करते हैं, एक कानून बना लेते हैं, मतलब कोई भी कानून बनाए। अब भारतीय कोई भी बोलेगा तो ये क्या कह सकते हैं, ये तो यही कहेंगे ना कि भाई देखो हम कानून ऐसे तो बना नहीं रहे, आपके इंडियंस भी हैं हमारे साथ सहयोग में, तो मतलब हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हम आपके ही हित के लिए कोई कानून बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब उसके एक नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है कि मद्रास एवं बॉम्बे को पुनः विधायी शक्ति दे दी। अब होता क्या है कि 1773 में ही आपने देखा है कि मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अंडर में ला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1833 में क्या होता है कि इनकी विधायी शक्ति छिन जाती है, ठीक है, मतलब विधायी और प्रशासनिक शक्ति छिन जाती है, और भारत का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो उस टाइम क्या होता है कि इस जितने भी प्रांत हैं, प्रांतों के शासन यानी प्रांतों के अधिकार को अपने में मिला लेता है। जैसे प्रशासनिक और विधायी जो अधिकार थे प्रांतों के, पहले क्या था कि यानी ये जो इनकी प्रांतों की जो विधायी शक्ति थी यह इनके पास स्वायत्त थी। स्वायत्त कहने का मतलब ऐसा था कि यह अपने हिसाब से अपने अनुसार कानून बना सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 1833 के एक्ट में, आपको मैंने बताया था कि 1833 के एक्ट में क्या किया इन्होंने कि उसको भारत के गवर्नर जनरल अपने अंडर में ले लिया, यानी केंद्रीयकरण का मतलब वहाँ पे शुरुआत होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर से विकेंद्रीकरण का शुरुआत होता है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में अंतर ये होता है कि केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारा डिसीजन लेने का जो पावर है वह सेंटर में फिक्स कर देना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि मतलब सेंटर और स्टेट दोनों अपने सहयोग से और अपने मतलब सुविधा अनुसार कानून बना सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता मिल गया। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है। देखिए 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली लाता है कैनिंग इसलिए लाता है क्योंकि कैनिंग चाहता है कि कम मतलब हमारे कम से कम एम्प्लॉय, कम से कम ऑफिसर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट को संभाल पाएँ, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि एक विभाग का जो प्रभारी है वो एक से अधिक विभाग को संभाल रहा है। जैसे आप आगे भी देखेंगे आपको, या मैं आप ही दिखा दूँ, नहीं नेक्स्ट दिखाते हैं आप कि जैसे पीएम बनते हैं, ये क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय वो पीएम के साथ साथ विदेश मामलों के मंत्रालय भी उनको मिली होती है। या अभी आप देख लो ना, विदेश मामलों के मंत्रालय कभी कभी प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ में रख लेते हैं, ठीक है। देखने को मिला ही अपने को कांग्रेस के गवर्नमेंट में पहले कई अखबार देखने को मिला है अपने को, ठीक है। या स्टेट्स में भी आप देखते होंगे ऐसा कुछ खास देखने को मिलता है। खैर आगे अपन बढ़ते हैं, और इसका नेक्स्ट क्या है, तो कैनिंग के पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता मिल गई, यानी एक विभाग का प्रभारी एक से अधिक विभाग को संभाल सकता है, ठीक है। यानी एक से अधिक विभाग का प्रभार उसको मिल सकती है या वो ले सकता है, ठीक है। उसके आगे क्या है देखो, वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। यानी वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी कर, अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश वो होता है यानी आज के टर्म में अगर ले तो अध्यादेश राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 और गवर्नर को आर्टिकल 213 के तहत मिला हुआ। अध्यादेश क्या होता है कि जब कानून बनाने की प्रक्रिया मतलब में हस्तक्षेप हो, यानी जैसे आपातकाल की वजह से, चाहे मान लो पार्लियामेंट यानी संसद रन नहीं कर रही है। जैसे आपातकाल में क्या होता है ना कि संसद भंग हो जाती है, कुछ लिमिट टाइम के लिए संसद का सेशन नहीं होता है, तो उस समय अगर किसी खास यानी किसी इम्पोर्टेंट कानून की जरूरत पड़ती है तो ऐसा राष्ट्रपति को लगता है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, और उस ऑर्डिनेंस यानी आर्टिकल 123 के तहत, और उस ऑर्डिनेंस यानी यही अध्यादेश है, हिंदी में इसको अध्यादेश कहते हैं। उस ऑर्डिनेंस की अवधि जो थी वह 6 वर्ष रहती है, और पहले भी 6 मंथ थी, और अभी भी 6 मंथ है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि 6 मंथ प्लस 6 वीक जुड़ जाता है। 6 वीक इसलिए क्योंकि यानी लोकसभा मान लो भंग हो गई है, तो 6 मंथ के अंदर में उसका चुनाव हो जाना तय है। तो 6 मंथ के अंदर में जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद पार्लियामेंट यानी सांसद को एमपीज को यह 6 वीक का टाइम मिलता है कि आप उस ऑर्डिनेंस पे कुछ कहिए, यानी या तो उस पर कुछ एक्शन लीजिए, या तो आप उसको पारित कीजिए, संशोधित करके पारित कीजिए, या आप
अब मान लो अगर पारित कर देती है तो वह एक मतलब जैसे संसद कानून बनाती है, सेम उस कानून की तरह वह लागू हो जाएगा। और मान लो अगर कुछ नहीं करती है, अगर कोई एक्शन नहीं लेती, उसको ऐसे ही छोड़ देती है सांसद, तो वह ऑटोमेटिक 6 हफ्ते के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक वह ऑर्डिनेंस रहता है तब तक वह उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू एक संसद द्वारा बनाई हुई कानून के बराबर ही होती है। ठीक है, और इसका न्यायालय में कोई जांच नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें। तो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई, जिसका टर्म 6 मंथ था। ठीक, और पोर्टफोलियो वही है जो ऊपर मैंने समझाया आपको कि वायसराय की परिषद का कोई सदस्य एक से अधिक विभाग का प्रभारी बन सकता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1861 हो गया, 1892। ठीक है, अब देखिए इसको 1892 क्यों इम्पोर्टेंट है, अब देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। देखिए 1892 के चार्टर एक्ट से क्या होता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में क्या होता है कि गैर सरकारी सदस्य कौन थे? गैर सरकारी सदस्य अपने इंडियंस थे। ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन अभी भी प्रभुत्व, यानी प्रभुत्व कहने का मतलब क्या है कि अभी भी जो वोटिंग्स में जो वैल्यू हैं अभी भी सरकारी का ही ज़्यादा है, यानी उन्हीं का, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी डिसीजन का उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या हुआ कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और प्रभुत्व सरकारी का ही रह गया इसमें, नहीं, प्रभुत्व सरकारी का ही रहा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बजट पर बहस करने पहली बार क्या होता है, पहली बार यानी 1892 में, अब सोचो 1773 में एक्ट आता है और उसके बाद 1892 में, इतने दिन के गैप के बाद इनको पता चलता है कि भैया इंडियंस भी समझदार हैं और इनको भी बजट बनाने में इनको शामिल कर लो। ठीक है, तो बजट पर बहस करने में एवं कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किए गए कि ये कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे और कार्यपालिका इनके क्वेश्चन का आंसर देगी और बजट पे बहस कर सकता था, बजट ला नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके आगे देखते क्या होता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। अब सीमित और परोक्ष रूप से इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए क्या होता है कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, इनका चुनाव तो होता है लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब अभी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि 1892 में जो इनका जो चुनाव, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना चुनाव, ये लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, तो चुनाव का प्रावधान था। चुनाव मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। चुनाव शब्द का प्रयोग आगे होगा जो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है क्या कि केंद्रीय में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सदस्यों की नियुक्ति के लिए अब चुनाव होगा। अब चुनाव में, अब देखो, अब आपको तो लगा होगा कि हाँ ठीक है, अब चुनाव होगा तो अपने हिसाब के, मतलब अपने मन से अपने पसंदीदा किसी कैंडिडेट को अपन भेज देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसमें चुनाव में भी राइट, यानी वोटिंग राइट किसको था? जमींदार को। ठीक है, जमींदार के साथ साथ जैसे कि मान लो नगर पालिका के मेंबर को, जो बड़े बड़े लोग थे ना उनको था, हमारे आपको नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ, नोट, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। तो 1909 के अधिनियम में क्या होता है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। ठीक है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, यानी 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, और अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार इनको मिला। अब एक बात बताओ, अब इसमें क्या होता है कि अब देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उसके संख्या में ये बढ़ा दी। उसके बाद जैसे जो गैर सरकारी सदस्य थे और उनको इन्होंने जो शामिल किया था, तो उसमें इनका कार्य क्षेत्र यानी इनका अधिकार भी बढ़ा दिया। अधिकार कैसे बढ़ाया, सो देखिए, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको मिल गया। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न होता है कि जैसे कि कोई मेंबर किसी मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछता है और वो मिनिस्टर उसको आंसर देता है। ठीक है, और उस आंसर से संतुष्ट ना होने पे जो बीच में वो मेंबर, अगर कोई मौखिक आंसर में ऐसा होगा, ठीक है, जब मौखिक आंसर कोई मिनिस्टर अगर उस मेंबर को दे रहा है तो उस बीच में अगर
वह संतुष्ट नहीं हो तो एक्सक्यूज लगा के एक सब्स्टिट्यूट में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपने ऐसे कहा तो इसमें ऐसे से ऐसे, ठीक है। तो वही अनुपूरक प्रश्न यानी एक्सक्यूज लगा के बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। उसके बाद बजट पर संकल्प रखने की का भी अधिकार मिला। बजट पर संकल्प रखने मानी बजट पर बहस करने का अधिकार इनको 1892 में मिल चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इन बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार इनको मिल जाता है, यानी कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, ठीक है। देखिएगा इनकी वृद्धि। उसके बाद क्या आता है कि थर्ड इसमें देखते हैं कि पहली बार वायसराय और सचिव के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान हुआ। यानी पहली बार किसी इंडियन को इतना एलिजिबल यानी एबल भी समझा गया कि जो वायसराय और सचिव के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बना सकते हैं। तो वैसे फर्स्ट मेंबर कौन थे, यानी ऐसे खुशनसीब लोग कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन होता क्या है, देखिए आपको बताता हूँ, एक मिनट सॉरी। ठीक है, चलो एक मिनट कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस एक्ट का क्या है, सो आप देखो मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे, ठीक है। देखो फूट डालो शासन करो की नीति कैसे यहाँ पे झलकती है कि इंडिया को डिवाइड बाई रूल के तहत कि कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जाने लगा, यानी कैसी कैसी साजिशें हैं इनकी। और ऐसे प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी सेम सिस्टम हुआ इसमें, ठीक है। उसके बाद अब तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको कि 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम कहते हैं। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या बढ़ा दी गई, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पहली बार बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया, पहली बार वायसराय और सचिव के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान हुआ। जो जो फर्स्ट भारतीय थे वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसी एक्ट के तहत होती है। और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी अलग से निर्वाचन व्यवस्था यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना होती है। अब आगे अपन देखते हैं, सॉरी एक मिनट, 1919 का कुछ बचा हुआ होगा, 1919 का ही बचा हुआ है। अब देखते हैं 1919 का अधिनियम, ठीक है। 1919 के अधिनियम में इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले देखिए 20 अगस्त 1917 को, अब ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है, 1917 याद रखिएगा। 1917 को क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की घोषणा ये हुई कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार बनाने की हमारी मंशा है, ठीक है। अब देखो इनकी मंशा कैसे दिखती है, सो देखना। इस अधिनियम को तो सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, ठीक है। अब देख लो पार्लियामेंटो वायसराय भारत सचिव सेम लाइक, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो केंद्रीय और प्रांतीय विषय की अलग सूची बना दी गई। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, ये विषय क्या होते हैं, ये एक लिस्ट थी कि इन लिस्ट में जो जो विषय शामिल होंगे, यानी जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, ABCD जैसे लिस्ट इनकी लिस्ट बना दी गई। और इसमें ये फिक्स किया गया कि केंद्रीय विषय पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रांतीय विषय पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या वहाँ के शासक कानून बना सकते हैं, जो भी था, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विषय की अलग सूची बना दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय को अब इसमें क्या हुआ कि देखो इसमें क्या होता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कैसे होती है। फिर यहाँ देखो कि प्रांतीय विषय को आरक्षित विषय और एक मिनट सॉरी, हस्तांतरित विषय हो गए यहाँ पे, सॉरी आप यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर लेना, मैं इसको ब्लैक करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब आप हाइलाइटर में लिखता हूँ,
ठीक है। तो देखिए, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, प्रांतीय विषय को, जैसे कि एक तो हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विषय, और प्रांतीय विषय को भी दो भाग में इन्होंने बांट दिया कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है। गवर्नर जनरल जो थे, यानी गवर्नर जो वहाँ का जो था प्रांतों का, वही इस पे कानून बनाता, लेकिन इसमें सहयोग की जो वो थी, मतलब सहयोग वाले जो लोग थे, यानी मतदाता में जो सहयोग वाले लोग थे, वो चेंज हो जाते हैं। तो वो आप बुक से देख लेना, किसी इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए अपन ने छोड़ दिया उसको। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना होती है। यहाँ पे दो सदन यहाँ पे बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात यहाँ पे होती है, यानी पहली बार चुनाव की बात यहीं से होती है, यानी चुनाव शब्द का प्रयोग यहीं से आता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने क्या किया। अब देखो, पहले तो 1909 में इन्होंने मुस्लिमों को बांटा था। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं कि सिख, ईसाई, एंग्लो यूरोपियन, जो एंग्लो यूरोपियन थे वहाँ के, ठीक है, के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक आधार यानी जाति के आधार पर इन्होंने क्या किया, यानी धर्म के आधार पर इन्होंने क्या किया, सिख, ईसाई, एंग्लो यूरोपियन, और मतलब इन तीनों को, सिख, ईसाई और एंग्लो यूरोपियन जो लोग हैं, इनके लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। यानी इनके लिए, सिख के लिए सिख ही वोट करेंगे, ठीक है, ईसाई के लिए ईसाई ही वोट करेंगे, ठीक है, यूरोपियन के लिए यूरोपियन ही वोट करेंगे। मतलब इस हिसाब से इन्होंने बांट दिया कि अब देखो, मुस्लिमों के लिए तो इन्होंने किया ही किया, उसके बाद इन्होंने सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए भी किया। मतलब यार बेशर्मी की हद होती है, देखो। ठीक है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर वोटिंग का राइट मिला। जैसे कि आप, कोई नॉर्मल आदमी वोट नहीं कर सकता था, मतलब हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को वोटिंग राइट नहीं थी। उस समय भी वोट वही कर सकते थे जो लोग, जिनके पास संपत्ति अधिक हो, जो टैक्स पेयर हो, मतलब बहुत ज़्यादा कर वगैरह दे रहे हों गवर्नमेंट को, ठीक है, या जो मतलब शिक्षा के आधार पर, जैसे कि बहुत हाई लेवल के पहुंच वाले लोग, अरे पहुंच वाले लोग मतलब समझ सकते हो ना आप यार, वकील, डॉक्टर, ठीक है, उन लोगों को वोटिंग की राइट मिली, नॉर्मल इंसान, आम आदमी को नहीं मिली। ठीक। इस अधिनियम की जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, एक तो सांप्रदायिक वाला तो हो गया, उसके बाद क्या होता है कि 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होता है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा, मतलब इसी अधिनियम के तहत 1924 में क्या होता है, एक ली आयोग यानी रॉयल कमीशन का गठन होता है। ली आयोग और रॉयल कमीशन दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है। यानी कभी कभी पूछ देता है रॉयल कमीशन और कभी कभी बोल देगा ली आयोग। तो याद रखिएगा, ली आयोग और रॉयल कमीशन की सिफारिश पे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यही है रॉयल आयोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट होता है। आप देखें यहाँ कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, तो वही देखो यही है, प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब देखो, वायसराय की परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, देख लिया आपने। उसके बाद क्या है, अब देखो वायसराय के परिषद में शामिल किया 1919 में, मतलब इसको इतनी बड़ी बात मान जाओ कि ठीक है, वायसराय के परिषद में आप बैठने लायक हो गए। आप देखो कितना तुच्छ मान रहा है इंडियन को, है ना। अब देखिए, लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद। अब क्या किया इन्होंने कि इंडियंस के लिए, हित के लिए, जैसे फॉरेन अभी होता है ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस, सेम लाइक इन्होंने क्या किया, भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का पोस्ट बनाया लंदन में, जिसका वेतन भत्ता इतना कॉस्टली था, मतलब जिसका सैलरी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा महंगा था, मतलब लूटने की, शोषण की प्रक्रिया थी। तो इन्होंने क्या किया कि उसका वेतन भत्ता सब कुछ इंडिया के राजस्व पे इन्होंने लाद दिया कि भैया इनका वेतन भत्ता जो भी होगा ना वो भारत के राजस्व से ही मिलेगा। तो इंडिया से पैसा इनके लिए जाने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि संविधान बनाने के लिए, यानी ये लोग शासन करने के लिए अभी कितने समझदार हुए हैं, ठीक है, उसकी जांच के लिए इन्होंने एक वैधानिक आयोग का गठन किया। 1917 में, ठीक है, 1919 में।
और यह इस आयोग का काम क्या है सबसे बताता हूँ। देखो, इस आयोग का काम था कि संविधान बनाने के लिए इंडियंस कितने तैयार हैं, ठीक है, इसकी जांच करना और बताना, ठीक है। तो इसने क्या किया, मतलब ये जो साइमन कमीशन था इसका विरोध इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ। वो अपन जो मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो डीप से अपन देखेंगे इसको, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ 1927 की कहानी है। 1927 में ही क्या होता है कि 10 वर्ष बाद तो ये आने वाला होता है, यानी 10 वर्ष बाद इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि ब्रिटेन की महिला में ब्रिटेन को मानी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है इनको कि आप एक साइमन कमीशन बनाती है, यानी वैधानिक आयोग बनाती है। इसको ही स्टैचुटरी कमीशन भी कहते हैं। ये एक कमीशन बनाती है और वो कमीशन का काम क्या होता है कि आप जाओ इंडिया में देखो कि अभी कानून बनाने के लिए इंडियंस कितने तैयार हैं, ठीक है। तो ये आता है और इसको क्या होता है कि 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो ये क्या करता है कि 2 वर्ष पहले ही यह 1927 में आ जाता है इंडिया में, और इसका विरोध इंडिया में बहुत जोर शोर से होता है। क्यों होता है सो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, 7 मेंबर में से मतलब सातों के 7 मेंबर अंग्रेज थे। तो इंडियंस को पता चला कि भैया देखो, सातों के 7 मेंबर जब अंग्रेज हैं तो उनको हमारे प्रॉब्लम के बारे में क्या पता, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने इसका विरोध किया कि भैया ये तो डायरेक्ट जो भी है मतलब असंतोष करने वाली बातें ही हैं। तो इसके विरोध किया और इसी में आपने देखा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, उनके सर पे डंडा लग गया था। तो ठीक है, हाँ, यानी वो शहीद हो गए, सॉरी। और देखो, यहाँ से ही अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू होता है। अब देखें ना, आपको मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन होता है तो केंद्रीय विधानसभा ने निम्न सदन जो अभी का है केंद्रीय विधानसभा केंद्रीय विधानसभा जब ये का जो लोकसभा है ना उसको कहते हैं। केंद्रीय विधानसभा में 145 मेंबर और राज्यसभा यानी राज्य परिषद यानी उच्च सदन जो थी उसमें 60 मेंबर थे। उस समय का यानी 1919 में जो लोकसभा और राज्यसभा बनाया गया तो लोकसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, ठीक है। तो आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अब तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम होता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है सो बताता हूँ। क्योंकि अभी के जो यानी भारत का संविधान है उसमें 395 आर्टिकल टोटल जो हैं उसमें से 250 आर्टिकल डायरेक्ट 1935 से बोरो किए गए, यानी उठा के रख दिए गए थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। उसके बाद इसमें अब देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लंबा और विस्तृत दस्तावेज 1935 का अधिनियम सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्योंकि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। तो ये तो बहुत बड़ा है और भारतीय संविधान इतना मोटा है और उसमें से 250 आर्टिकल जो हैं यहाँ से रखे गए हैं। तो सोच सकते हो कितना यार कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडियन यूनियन की स्थापना की गई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तीसरा, संघ सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 विषय रख दिए गए। यानी अब देखो, जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची वहाँ पे बटी। अब इसमें क्या हुआ कि संघ सूची में 59 विषय को रख दिया गया कि संघ सूची के विषय पे, यानी टोटल 59 विषय पे ये कानून बनाएंगे। राज्य सरकार राज्य सूची के टोटल 54 विषय पे कानून बनाएंगे और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों सरकार टोटल 36 विषय पे कानून बनाएंगे, ठीक है। और अवशिष्ट विषय वायसराय के पास होगा, यानी अवशिष्ट विषय वैसा विषय होता है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ना उसकी उल्लेख संघ सूची में हो, न राज्य सूची में और न संवर्ती सूची में। जब इन तीनों सूचियों में जब उल्लेख ना हो किसी भी सब्जेक्ट का तो वो अवशिष्ट विषय में आएगा और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में शुरू कर दिया गया। अब देखिए, प्रांतों में जो वहाँ पे द्वैध शासन था, देख रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे अब केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त होता है और केंद्र में द्वैध शासन यहाँ शुरू होता है। अब द्वैध शासन क्या है मैंने पहले समझाया, आप देख लो, ठीक है। तो अब देख लो, तो हुआ क्या कि प्रांत वाला तो समाप्त, प्रांत वाला स्टार्ट कब हुआ था 1919 में और केंद्र वाला स्टार्ट होता है 1935 में। तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन कब शुरुआत हुई थी और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिक चुनाव का और विस्तार हुआ। देखो, चुनाव में कैसे ये लोग डाइवर्जन बना रहे हैं। अब देखो, पहले क्या किया, मुसलमान लोगों के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड आपने देखा ये क्या कहते हैं,
यार इनका आपने देखा ना कि सिख, बौद्ध, ईसाई वगैरह के लिए एंग्लो यूरोपियन वगैरह के लिए भी इन्होंने अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था इन्होंने कर दी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसका दायरा और बढ़ाते हैं और यहाँ पे ले आते हैं ये दलित, मजदूर और महिला तीनों को शामिल कर देते हैं कि महिलाओं को सिर्फ महिला वोट देंगी, दलित को सिर्फ दलित वोट देगा और मजदूर को सिर्फ मजदूर वोट देगा। ठीक है, और इसमें जो चुनाव में जो वोटिंग राइट थी ना वो टोटल 3% लोगों तक बढ़ा दी गई। कहते हैं कि चुनाव का अधिकार बढ़ा दिया गया, यानी जब मतदान का अधिकार बढ़ाया यानी मतदाता की संख्या बढ़ी, तब 10% लोगों को मतदान करने का अधिकार था। अब सोच लो, जब मतदाता का राइट बढ़ा यानी वोटिंग राइट बढ़ा, जब उनकी संख्या बढ़ाई गई कि हाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेंगे, तब जाकर 10% लोग उसमें भाग लेते थे। यानी 10% मतलब टोटल 10% लोगों के पास ही ये राइट था, और कहाँ से लेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं अब होता है। और इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में क्या होता है, आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही हो जाती है। उसके बाद देखो, संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1937 में होती है। संघीय न्यायालय, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग 1950 में 28 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस यानी जिस दिन संविधान बना उसके 2 दिन बाद। ठीक है, तो क्या होता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में होती है। उसके बाद क्या है इसमें और इम्पोर्टेंट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और ज्वाइंट स्टेट पीसीएस। यानी ज्वाइंट स्टेट पीसीएस क्या होता है कि जैसे कि मान लो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही पीसीएस की स्थापना करना, यानी एक ही पीसीएस बना देना। अब ऐसा कौन करते हैं, ऐसा यानी 2 राज्य आपस में समझौता करके राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि हम दोनों स्टेट एक ही पीसीएस से अपना काम, यानी दोनों स्टेट एक ही पीसीएस से अपने ऑफिसर की नियुक्ति करवाएंगे। तो क्या होता है, उनकी सिफारिश में ज्वाइंट स्टेट पीसीएस का स्थापना किया जाता है। ठीक है, अब पहली बार ज्वाइंट स्टेट पीसीएस कब बना था, 1966 में, जब पंजाब से ना हरियाना अलग हुआ था, उस टाइम पहली बार और एक ही बार ज्वाइंट पीसीएस की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अलग अलग स्टेट अपना अपने पीसीएस बना रखे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस और ज्वाइंट स्टेट पीसीएस का जो है ना स्थापना इसी एक्ट से हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे अभी स्टेट में है ना विधानसभा, विधान परिषद, तो 11 में से 6 के लिए उस टाइम 1935 के अधिनियम से ही कर दिया गया। अब देखिए कौन कौन वो यानी प्रांत थे, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत असम, यानी विधानसभा एवं विधान परिषद यहाँ से बन जाती है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि जो अभी विधान परिषद है उसका उल्लेख भी यहाँ पे दिखता है आपको, है ना। यूपीएससी जिसकी प्रिपरेशन आप करते हैं, स्टेट पीसीएस जिसकी आप प्रिपरेशन करते हैं, वो भी यहाँ पे दिख गया। ज्वाइंट स्टेट पीसीएस एक नया दिखा आपको। उसके बाद आरबीआई आपको दिखा, ऑल इंडियन यूनियन भी दिख गया आपको। ठीक है, उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची भी इसमें देखी। अवशिष्ट विषय वायसराय के पास ये भी दिखा। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त हुआ, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ होता है। ठीक है, तो इससे केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो जाता है। तो अच्छा, ठीक है, तो इस तरह यह कितना इम्पोर्टेंट है आप देख रहे हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं, अब अपन देश को आज़ाद कराते हैं। उसके बाद सारा ढिंढोरा पीटने के बाद यानी आखिर वो टाइम आ जाता है जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक 1935 का ही कानून चलता रहा, और जब तक संविधान नहीं बन गया तब तक 1935 के जो डॉक्यूमेंट्री जो इतने वायरल बने हुए थे उसी के आधार पर ही कानून व्यवस्था चलती रही। ठीक है, इस 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, सम्राट शब्द समाप्त हो गया कि कोई राजा, कोई महाराजा अपने नाम के आगे नहीं लगेंगे, कोई न राजा रहेंगे न महाराजा रहेंगे। ठीक है, देश स्वतंत्र हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ सरकार बनेगी गणतांत्रिक सरकार। ठीक है, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है, यानी स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनता है, और वायसराय का पद इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से समाप्त हो जाता है।
भारतीय रियासत स्वतंत्र भारत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे या स्वतंत्र रहे, यह उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ऐसा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था। ठीक है, यानी भारतीय जो रियासत थे, रियासत यानी जो राजा का क्षेत्र था, मतलब रियासत कहने का मतलब क्या है कि ना कभी वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आए हैं, ना कभी वो इंडियंस के साथ थे। वो अलग अपना सारा कानून व्यवस्था वगैरह चलाते थे। वो ऐसा मानते थे कि वो खुद ही सब इतने संप्रभु हैं कि वो सब कुछ खुद मैनेज कर सकते हैं। वो किसी और यानी राजा मतलब सॉरी अंग्रेज हो, आई एम सॉरी यार, शायद पता नहीं क्या हो। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे अपन देख रहे थे भारतीय रियासत स्वतंत्र भारत के। हाँ, तो भारतीय रियासत जो है इसके साथ मतलब इसको कहा गया कि आप स्वतंत्र हैं। आप या तो चाहिए तो आप इंडिया के साथ रहिए, या आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहें, या आप चाहें तो स्वतंत्र रहें। यह आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। भारतीय रियासत क्या था? भारतीय रियासत ऐसी रियासत थी जो कभी मतलब इसमें ऐसी रियासत की बात करी है जो कभी यानी अंग्रेज़ों के कब्जे में आए ही नहीं। ठीक है, इसलिए इनके पास ये ऑप्शन था कि यह चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, या चाहे तो पाकिस्तान के साथ, या चाहे तो भारत के साथ ही रह सकते हैं। संविधान बनने तक 1935 का कानून ही लागू रहा और इसी के आधार पर कानून व्यवस्था चलती रही। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। यह है अंतरिम सरकार, यानी संविधान बनने से पहले एक अंतरिम सरकार की गठन हुआ, यानी एक अंतरिम सरकार बना। उस अंतरिम सरकार कहने का मतलब क्या हुआ कि संविधान बनने से पहले उसको अंतरिम सरकार कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बैडर है नहीं, बस वर्ड का अंतर है। ठीक है, जैसे देखो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल, विदेश और पीएम तीनों रहे। तो आप ये देख लेना कि किन किन को कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, कौन कौन से मिनिस्टर कौन कौन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक तो ये होगा, मैं PDF में अवेलेबल करवा दूंगा। और उसके बाद एक ये है, देखो सॉरी, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल ये हैं, इनके नाम। और आप ये याद करेंगे कि कौन 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 से मिनिस्ट्री में थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आज का लेक्चर होता है ख़त्म। आप लोग क्या करना कि आप वीडियो को देखो, एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो आप दोबारा रीट्राई करके देखो। ठीक है, आप अगर आपको ज़्यादा तेज मतलब फास्ट लग रहा है, आप स्लो में देखना चाहते हैं, तो आप उसको यानी जो प्लेबैक स्पीड है उसको आप कम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। तो ये कोई अब कहने की बातें हैं नहीं कि हाँ सर तेज़ पढ़ा रहे हैं या सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो आप उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, आप लोग खुद ही होशियार हैं। ठीक है, तो आज हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त हो गया और आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। ठीक है, और प्रियम्बल के बाद अपन सीधे शेड्यूल्स पढ़ते और सीधे अपन इंटर कर जाएंगे पार्ट 1 में, और उसके बाद इम्पोर्टेंसी के हिसाब से अपन चैप्टर को फिनिश करते चलेंगे। सॉरी यार, क्या हुआ था कि यानी पिछले 1-2 दिन में मेरे ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, इस वजह से मैं ना लेक्चर बना नहीं पाया, और अभी ना मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, दैट्स वाई क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं उतना टाइम दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कल से टाइम से आपको लेक्चर मिलेंगे डेली, एक इकोनॉमी और एक पॉलिटिक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।